I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about types of research. इससे पहले हमने रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो सब हमने कवर कर लिया है, अच्छे से जान लिया. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक को हम आज यहाँ कवर कर रहे हैं और रिसर्च के जो टाइप हैं वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो उसे हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज़ हेयर and next one is uploaded within 1 or 2 days. Okay, so before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable lectures and content. Okay, so let's just start this lecture. तो ये हमने देख लिया था कि कितने तरह से हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं, राइट? यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी मोड एंड आइडिया और कॉन्सेप्ट, राइट? सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आउटकम्स, जिसे हम एप्लीकेशन के बेसिस पर भी बोल सकते हैं. ओके, सो इन्हें पढ़ेंगे आज हम और बाकी के जो 4 हैं उन्हें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट with our very first, which is descriptive research, which is based on objective, यानी कि classification of research on the basis of objectives. First one is descriptive research. So as the name descriptive, describe ourselves, ये हमें बता रहा है खुद के बारे में कि जो टर्म है डिस्क्रिप्टिव कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि जो रिसर्च किसी भी एक पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, राइट? यानी कि वो खुद में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अगर आपने किसी भी तरह की रिसर्च की है, कुछ भी किया है, तो आपको एक उस पूरी चीज़ को डिस्क्राइब करके उसमें क्या था क्या नहीं था वो सब लिखना होता है. तो वो चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हर तरह के आंसर दिए जाते हैं कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ. जो भी आपने रिसर्च की है वो किसने की, कैसे की, कहाँ की, तो ये सारी चीज़ों का एक समराइज वे में या फिर उसे अच्छे से डिस्क्राइब करके फिर उसकी समरी देना, उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. और जैसे सर्वे इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे कि सर्वे होते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर हमें सारा डेटा मिलता है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या उनका जेंडर गैप है, सारी चीज़ें. सो नाउ इट्स क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट वन इज़ कोरिलेशनल रिसर्च. कोरिलेशन का मतलब जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है वैसे ही कि 2 फैक्टर्स के बीच में या 2 से ज़्यादा जो भी टर्म्स या फैक्टर्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है, राइट? यानी कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ये देखना. बेसिकली हम ये नहीं देखते कि उनमें कितना रिलेशन है या क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमें क्यों का जवाब नहीं चाहिए, हमें ये देखना है रिलेशन है और कैसा है, दैट्स इट. यानी कि हमें यहाँ कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं देखना कि ऐसा इसके साथ रिलेशन क्यों है. जैसे कि अब बात करें जैसे स्ट्रेस एंड हार्ट डिसीज़ का, कि स्ट्रेस का क्या रिलेशन है हार्ट डिसीज़ के साथ, अगर है पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, राइट? तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको हार्ट डिसीज़ होंगी, राइट? उसी तरह अगर और कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो वो नेगेटिव रिलेशन हो. तो यहाँ सिर्फ हमें रिलेशनशिप देखना है 2 वेरिएबल्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स पर. ओके, दैट्स इट. यहाँ याद रखिएगा कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशन नहीं बताते हम कि ऐसे की वजह से ऐसा क्यों हुआ, तो ये नहीं बताएंगे, सिर्फ रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट्स इट. एंड को फैक्टो, एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं. सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वैसे अलग से नहीं इसमें दिखाई होती बुक्स में, लेकिन ये बहुत बार यूजीसी ने पूछा है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड हेयर. ओके, सो ये रिसर्च अगर हम नटशेल में देखें तो ये एक ऐसी रिसर्च है कि जैसे पास्ट में कोई चीज़ हुई, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, उन इम्पैक्ट को पढ़ना ही क्या है, एक्स फैक्टो रिसर्च. फॉर एन एग्जाम्पल, जो एमपी में एक रिस्पिरेटरी से, यानी कि जो गैस लीक हुई थी, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई थी बहुत ज़्यादा,
तो उन्हीं को बेस मान के, जैसे अब कोविड-19 में, तो सबसे पहले जब मैंने वो न्यूज़ देखी कि कोविड-19 सबसे पहले इन्फेक्ट करता है हमारे लंग्स को, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो मेरे माइंड में पहली चीज़ आई थी कि ओ एमपी में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इससे रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पहले से ही जो लंग्स हैं वो काफ़ी ख़राब हैं उस चीज़ से। तो हमें यही देखना होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कि जो पहले चीज़ हो चुकी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, तो इस तरह की, और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या हुई, साथ के साथ ये क्वेश्चन आता है तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई, राइट, यानी कि जो कुछ टाइम से, जैसे जीडीपी का एग्जांपल ले लो, तो जैसे कुछ भी जीडीपी अब हमारा बढ़ रहा था, तो उन्हीं को बेस मानकर जो आईएमएफ हैं या आरबीआई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बढ़ेगा। या फिर अगर हमारा जीडीपी कम हो रहा होता, बढ़ रहा होता लेकिन गिरती दर पर, जैसे कि पहले 7.5 बढ़ा, फिर 7.4, तो ऐसे अगर कम कम बढ़ रहा होता तो वो अब भी क्या करते, अब भी बोल देते कि ठीक है बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम पिछले डेटा को बेस मानकर आगे के लिए प्रिडिक्शन करें, राइट, कि अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, और उस तो वो क्या होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च। इट यूजुअली फोकस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी एक प्रॉब्लम्स का जो रिजल्ट, प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कुछ भी हमें चाहिए, तो हम पिछली चीज़ों को एक बार देखकर और उनसे प्रिडिक्शन करते हैं। नाउ इट्स क्लियर, दोनों में आपको फ़र्क पता लगा, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड हिस्टोरिकल रिसर्च दोनों में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ एक्सप्लेनेटरी। अब ये जो तीनों वर्ड्स हैं आपस में देखो, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल, सो बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ जो एक्सप्लेन करे, जैसे कि आपको कोई रिसर्च शुरू करनी है, आप ये तो नहीं करोगे ना कि जैसे आपको रिसर्च करनी है किसी भी आम एम्यूनिशन पे रिसर्च करनी है, या फिर आपको एक नए तरह का फ़ोन बनाना है, तो आप ये नहीं कि सीधे ही उसको शुरू कर दोगे। आप पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कुछ हाइपोथेसिस बनाओगे, उससे रिलेटेड जो पहले से प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उसकी कैसी डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, तो वो सारी स्टडी करोगे ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो वो जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और जो हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, जो पीरियड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, वो सब क्या होंगी, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि एक्सप्लोर करना, राइट। तो एक्सप्लेनेटरी में हमने बात की थी कि हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, जैसे कि कॉज एंड, मैं इसको बताते हुए एक्सप्लोरेटरी पे आ गई। ओके, सो पहले एक्सप्लोरेटरी को पढ़ लेते हैं, जहाँ पर हम प्री रिसर्च शुरू करने से पहले काफ़ी चीज़ें, जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस बनाना, ये सब चीज़ें करते हैं। हर एक रिसर्च का पहला स्टेप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। सो ये क्लियर है। अब एक्सप्लेनेटरी की बात करें तो यहाँ पर कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशन देखा जाता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट कैसे है, मतलब जैसे हमने पहले हार्ट डिसीज़ की बात की कि हार्ट स्ट्रेस एंड हार्ट डिसीज़ का कुछ रिलेशन है, वहाँ देख लिया हमने, पॉजिटिव था। ओके, कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर। लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च उसके बाद का स्टेप है, वो बताएगा ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रेस होने से हमारे माइंड पर क्या फ़र्क पड़ता है, माइंड से कैसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और उनका हार्ट पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें जब बताए कि ऐसा हाउ वाई, तो वो सारी चीज़ें जो आंसर देगी वो देगी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ओके, यानी कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशन यहाँ बताया जाएगा। अब आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि आप यहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप बनाओगे दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब एक पहले से बनी हुई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि एक्स फैक्टो के अंदर पहले से कुछ रिलेशनशिप है कि पहले कुछ चीज़ें हो चुकी और उन्हीं का ही हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर यहाँ एक एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करोगी कि जैसे दो केस बना लिए, एक पर आप दवाई का मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ग्रुप को आपने दवाई ए को नहीं दी, राइट।
एंड बी को आप दे रहे हो, ये हो गया हमारा जिस पे आप वर्क कर रहे हो इंडिपेंडेंट ग्रुप, एंड जिसको आप कुछ भी नहीं दे रहे वो डिपेंडेंट। ओके, सो इंडिपेंडेंट को आप दवाइयाँ दे रहे हो, उन पे ट्रीट कर रहे हो, और कुछ टाइम बाद आप इम्पैक्ट देखोगे कि बी वाले लोगों की स्थिति सुधर रही है या बिगड़ रही है, किसके थ्रू, ए के थ्रू, राइट। यानी कि उनकी क्या कंडीशन है बिना दवाई के, तो उसका फैसला आप ये देखकर करोगे कि दवाई देने पर क्या हो रहा है। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर आप कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन करते हो, ये स्टेप्स होते हैं। तो और अच्छे से इसको देखो, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे मैनिपुलेट करते हो आप, एंड ऑल अदर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दूसरे बच गए, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आप काम करते हो, उसी को ही चेंज कर करके देखते हो, और उसका इम्पैक्ट औरों पे क्या पड़ता है, तो वो आप देखोगे। जैसे ऑल अदर वेरिएबल्स को आप रखो कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं करना, और जो आप मैनिपुलेशन करोगे इंडिपेंडेंट के साथ और देखोगे कि क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये हो जाएगा मैनिपुलेशन। तो 3 फैक्टर्स आए यहाँ, इसे बोलेंगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो मेडिकल में या फिर हमारे टीचिंग में जो नए नए मेथड्स इंक्लूड होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू होते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू। Next one is classification of research on the basis of outcome and application. So outcome या फिर application के बेस पर हमारे वैसे तो 2 तरह की रिसर्च है, लेकिन उसमें एक्शन रिसर्च और ये पूछ ली जाती हैं, तो हम उन्हें भी पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल रिसर्च होती है, जैसे कि आपके फंडामेंटल्स होते हैं, आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है उससे पहले थ्योरीज दी जाती है। अब जैसे क्वेश्चन में यूजीसी नेट ये सब कुछ थ्योरी नहीं पूछने वाली, लेकिन हम इन्हें पढ़ रहे हैं ना, ताकि एक फंडामेंटल बेस क्लियर हो सके। और अलग तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ से पूछा जाएगा कि कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि ये किस तरह की रिसर्च है, हमें बताना होगा। लेकिन जब तक हमें फंडामेंटल्स ही नहीं पता कि कैसी रिसर्च में किस तरह की मेथड्स या किस तरह की कंडीशन होती है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो फंडामेंटल बहुत बेसिक एक नॉलेज होती है, एक्सप्लेन होती है, जिसमें थ्योरी को बिल्ड किया जाता है। ओके, एंड अप्लाइड रिसर्च इज़ ऑल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि उनको अप्लाई करना। जो आपने थ्योरीज पढ़ ली, अब उन्हें अगर आप प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो, या फिर उनसे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर उनसे कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहे हो उन थ्योरीज़ का यूज़ करके, तो वो हो गई अप्लाइड रिसर्च। ओके, तो अब इनमें और देखते हैं कि जो फंडामेंटल है डेफिनेटली वो एक्सटेंसिव है नेचर में, क्योंकि वहाँ वाइड है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थ्योरीज दी गई हैं, और आप उन्हीं में से कुछ चुनकर अपने लिए कुछ नई चीज़ें बना रहे हो, वहाँ से एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो क्या हुई, एक्सटेंटिव, यानी कि इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में से कुछ चीज़ें निकाल कर अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो इंटेंसिव हुई, यानी कि उसका ये व्यापक हुई और ये उससे कम हुई व्यापक, राइट। यानी कि अगर एरिया की बात करें तो बहुत वाइड है और ये कम है। ओके, एडिशन टू नॉलेज, अ फंडामेंटल रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि नॉलेज ऐड होती रहे, राइट। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्यों की जाती है, ताकि कि कोई प्रॉब्लम्स हैं अगर, या फिर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आने वाली हैं, तो उनका सोल्यूशन हम निकाल सके। अब जैसे प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग कैसे कनेक्ट करेंगे इस जैसे कि अब कोविड-19 आया, काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे लॉन्च किए ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, ईजी हो, डेटा कम यूज़ हो। तो इस तरह के ऐप्स की ज़रूरत थी और उन्हें लॉन्च किया गया। तो यही चीज़ है कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या करती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। और यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल में डिस्कवरी की जाती है या इन्वेंशन की जाती है, राइट। जैसे कि कोई नया रूल या नया प्रिंसिपल, इस तरह की चीज़ें इन्वेंट की जाती हैं। लेकिन अप्लाइड में क्या है, इनोवेट किया जाता है, इन्हीं का यूज़ करके कुछ नया इनोवेट कर देते हैं और या फिर अप्लाई कर लेते हैं इन मेथड्स को या प्रिंसिपल को। ओके, फंडामेंटल रिसर्च मोस्टली अकेडमिक, यानी कि आपको पढ़ा दी जाती हैं चीज़ें या समझा दी जाती हैं और एकेडमिक बेस पर होती हैं। बल्कि अप्लाइड रिसर्च क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है, सॉल्यूशन जनरेट किए जाते हैं वहाँ से प्रॉब्लम्स के। ओके,
तो हम ये नहीं बोल सकते कि अप्लाइड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च ही किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल रिसर्च पे। ओके, नाउ एक्शन रिसर्च। अगर अप्लाइड रिसर्च क्या है, बिल्कुल एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च के जैसी ही होती है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक जर्नल सोल्यूशन निकालती है कि उस तरह की प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन होगा। लेकिन एक्शन रिसर्च होती इमीडिएट सोल्यूशन, जैसे किसी भी प्रॉब्लम का एक लोकलाइज प्रॉब्लम है, किसी एक ही पर्सन की वैसी प्रॉब्लम है, या एक स्पेसिफिक सेक्टर की, या एजुकेशन सेक्टर में ये काफ़ी यूज़ होती है। जैसे अभी क्लासरूम में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से, या फिर एक स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बदल कर देख ली लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह की रिसर्च यूज़ होगी, एक्शन रिसर्च। वहाँ पर कुछ और चीज़ें चेंज की जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि कैसा, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाएगी, राइट। सो एक्शन रिसर्च मेनली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन इंटेंसिव। यहाँ पर भी सोल्यूशन ही दिया जाता है, लेकिन एक लोकल प्रॉब्लम का या फिर एक बहुत छोटे ग्रुप की प्रॉब्लम का, वो भी इंस्टेंट सॉल्यूशन। अब जैसे अप्लाइड रिसर्च में ये है कि अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी नहीं तो फिर थोड़े टाइम बाद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्शन रिसर्च का ये मोटो होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आए एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ताकि वो जो सिचुएशन अभी बनी हुई है वो सुधर जाए। तो अब इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, पहले प्लान कि क्या चीज़ है, प्लान किसके बेस पर, कि हमने पहले प्रॉब्लम को देखा और उसके बाद उसका प्लान बनाया, फिर एक्ट किया उस प्लान को, यानी कि इम्प्लीमेंट किया। नाउ ऑब्जर्व कि अब कैसी चीज़ें आ रही हैं, अगर ठीक आ रहा है तो देन रिफ्लेक्ट। ओके, नाउ इवेल्युएटिव रिसर्च। जो इवेल्युएटिव रिसर्च होती है वो इवेल्युएट करती है, क्रिटिकली एनालाइज करती है कि जो कहा भी गया है, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ perceived impact of an इंटरवेंशन, यानी कि जो भी चीज़ें कही गई हैं, जो व्यक्त की गई हैं, तो उन पर एक क्वेश्चन लगा देना या क्रिटिकली उसका उसकी लिमिट्स को देखना कि ये यहाँ तक भी ठीक कही गई है या नहीं कही गई, राइट। तो वो होती है इवेल्युएटिव रिसर्च। नाउ इट्स clear to you very well. So that's all for today's lecture. I hope you learn very much here, and till then keep learning, keep growing, and subscribe to commerce.com.